हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक। मेरा चैनल पीसीजे फिजिक्स केमिस्ट्री जंक्शन और हमारा चैप्टर सॉल्यूशन। ऑलरेडी हम 2 लेक्चर्स में कुछ चीज़ें कवर कर चुके हैं। आज का हमारा लेक्चर 3 जिसमें हम बात करने वाले हैं सॉल्युबिलिटी के बारे में और हेनरीज लॉ और उसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो चैनल पीसीजे फिजिक्स केमिस्ट्री जंक्शन जिसे आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं हूं सतपाल सिंह। तो आज उस मेन टॉपिक पे जाने से पहले हम छोटी सी एक बात कर लेते हैं सॉल्यूशंस के बारे में। तो चलिए बच्चों, सॉल्यूशंस क्या है। तो देखिए, सॉल्वेंट के जो फिजिकल स्टेट होती है वही हमारी सॉल्यूशन की होती हैं। तो मेनली हम अगर डिफाइन करें सॉल्यूशन को तो हमारे पास ये इतनी सारे जो है 9 टाइप्स के डिफरेंट चीज़ें हमारे पास सामने आती हैं। जैसे पहली अगर मैं बात करूं, हमारे पास है सॉलिड सॉल्यूशंस। प्यारे बच्चों, सॉलिड सॉल्यूशन में देखेंगे आप, सॉल्वेंट हमारा सॉलिड है तो हर बार हमारे पास सॉलिड सॉल्यूशन यहाँ पर आ रहा है। तो कभी कभार एक आधा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है, जैसे कि यहाँ आपसे पूछ लिया कि भाई अमलगम ऑफ मरकरी विद सोडियम, यहाँ सॉल्यूट कौन है और सॉल्वेंट कौन है। ठीक है, तो यहाँ अगर मैं बात करूँ, मरकरी यहाँ पर होगा सॉल्यूट और जो हमारा मरकरी है वो होगा सॉल्यूट और सोडियम होगा यहाँ पर सॉल्वेंट। ठीक है, इसके अलावा इस चैप्टर में जो हमारा मेन फोकस रहेगा प्यारे बच्चों वो रहेगा हमारा लिक्विड सॉल्यूशंस पे। तो देखिए, ये हमारा लिक्विड सॉल्यूशन 4, 5, 6। तो इसमें बात करें, हाँ देखिए, सॉलिड लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड और गैस इज इन लिक्विड। तो सॉलिड लिक्विड की बात करेंगे पहले, सॉल्युबिलिटी, फिर गैस इन लिक्विड की, जहां हमारा आएगा हेनरीज लॉ। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हमारा जो पहला पार्ट है बच्चा वो है हमारा सॉल्युबिलिटी के बारे में। ठीक है, तो देखिए सॉल्यूशन क्या है बेटा। सॉल्यूशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, किससे बनता है जो हमारा सॉल्यूशन है वो कैसे बनता है। हमारा जो सॉल्यूशन है वो बनता है किससे, सॉल्यूट और सॉल्वेंट से। तो सॉल्युबिलिटी जो है वो कैसे डिफाइन होती है। देखिए, मैं कहता हूं कि मेरे पास कोई सॉल्यूट है, मैंने उसे डिसॉल्व किया सॉल्वेंट में। ठीक है, तो मुझे मिलेगा सॉल्यूशन। ठीक है, मुझे क्या मिलेगा बच्चा, सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, और सॉल्यूशन यहां जो हमें मिलेगा तो सॉल्यूट गिवन सॉल्वेंट में मिक्स होता जाएगा। अब एक टाइम आएगा, कैसे, सपोज करिए मैं यहाँ एक छोटा सा पॉइंट लेकर के ये सॉल्युबिलिटी पॉइंट आपको क्लियर करता हूँ। लेट मैं एक पार्टिकुलर टी टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस पे या 298 केल्विन में लेता हूँ। ठीक है, और मैं कहता हूँ कि भाई मेरे पास ये एक कंटेनर है जिसमें वाटर है और इसमें मैं सॉल्यूट ऐड करने जा रहा हूँ। सॉल्यूट मैंने लिया, सपोज करिए मैं यहाँ कोई भी सॉल्यूट सॉल्यूट लेट शुगर को ले लेता हूँ। ठीक है, शुगर को मैं इसके अंदर डिसॉल्व करना शुरू करूँगा। तो मैंने यहाँ पर क्या फिक्स किया, एक तो टेम्परेचर फिक्स करना है, दूसरा बेटा हमें यहाँ फिक्स करना है सॉल्वेंट की अमाउंट को। तो मैंने क्या किया, यहाँ सॉल्वेंट की अमाउंट मैंने ले लिया, लेट 100 ग्राम और लेट 100 ml। ठीक है बच्चा, अब मैं इसमें शुगर ऐड करनी शुरू करता हूं। जब सॉल्यूट जो शुगर इस गिवन सॉल्वेंट में मिक्स होती जाएगी तो वो सॉल्यूशन कहलाता है हमारा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या कहलाएगा प्यारा बच्चा, वो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। और जब सॉल्यूट गिवन सॉल्वेंट में मिक्स होता जाएगा तो इस प्रोसेस को बोलते हैं बच्चा हम डाई सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं इसे हम, डाई सॉल्यूशन। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इसमें सॉल्यूट की कुछ अमाउंट ऐड करता गया। लेट पहले मैंने ऐड किया 1 ग्राम शुगर, 2 ग्राम, ऐसे करते करते मैं 20 ग्राम तक पहुंच गया। अब 20 ग्राम के बाद जब मैं और शुगर इसमें ऐड करने जाऊंगा तो वो जो गिवन अमाउंट सॉल्वेंट के अंदर और गिवन टेम्परेचर पर और शुगर इसमें डिसॉल्व होना क्या हो गई, बंद हो गई। तो देखिए, ये पार्टिकुलर जो हमारा सॉल्यूशन होगा बच्चा वो कहलाएगा वो कहलाएगा हमारा सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या कहलाएगा प्यारा बच्चा, वो कहलाएगा हमारा सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, तो सबसे पहली हमें एक तो पता लग गया अनसैचुरेशन का मतलब, सैचुरेटेड और सैचुरेशन सॉल्यूशन का मतलब, और डाइसोल्यूशन प्रोसेस का मतलब। ठीक है, अब देखिए यहां सॉल्यूशन हो चुका है क्या, सैचुरेट हो चुका है। मतलब गिवन सॉल्वेंट के अंदर जो मैंने अमाउंट फिक्स की उसमें
इस सॉल्यूट की मैक्सिमम अमाउंट जो थी लेट 20 ग्राम। इसके बाद ये डिसॉल्व होना क्या हो गया, बंद हो गया। तो ये होगी इसकी सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी क्या कहती है बेटा, ये कहती है मैक्सिमम अमाउंट किसी सॉल्यूट की, लेट सॉलिड मैंने लिया, जो डिसॉल्व हो सके किसी गिवन अमाउंट ऑफ लिक्विड में टू फॉर्म अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। क्लियर है बात। और जिस टाइम सॉल्यूशन आ गया सैचुरेशन पॉइंट पर, सैचुरेट, इसका मतलब क्या है, तो मैंने यहां लिखा है डबल एरो से, रिवर्सिबल प्रोसेस मैंने यहां रिप्रेजेंट किया है। देखिए ये फॉरवर्ड एरो बता रही है कि दोनों मिक्स होकर के सॉल्यूशन बना रहे हैं, वो कहलाता है डाई सॉल्यूशन। और जब मिक्स होना बंद हो जाएगा तो वो हमारा कहलाएगा बेटा क्रिस्टलाइजेशन। क्या कहलाएगा बच्चा, क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, तो जब आपको कोई बोले डाइसोल्यूशन बन गया, इट मींस सॉल्यूट हमारा क्या हो रहा है, सॉल्वेंट के अंदर मिक्स हो रहा है। तो यहां कुछ छोटी छोटी टर्म्स हमें जो क्लियर होनी जरूरी है। तो चलिए अब हम यहां बात करते हैं। सबसे पहले एक सॉल्यूट जो मेरे पास है बेटा, वो सॉलिड में लेता हूं और किसी लिक्विड में उसे मिक्स करते हैं। तो चलिए, तो सबसे पहला यहां जो पॉइंट आ रहा है बेटा वो है कि हमारे पास जो सॉल्यूट है और जो सॉल्वेंट है, तो हमें मिला सॉल्यूशन। क्या मिला हमें बच्चा, सॉल्यूशन मिला। ठीक है, तो जब मिक्स होगा कहलाएगा डाई सॉल्यूशन, और जब मिक्स होना बंद हो गया कहलाएगा क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, तो देखिए यहां पहला पॉइंट है बच्चा नेचर। इन दोनों का नेचर कैसा है, जैसे हमारा नेचर, तुम्हारा नेचर, हम सबका नेचर कैसा है। तो देखिए यहां पर नेचर का मतलब है बच्चा इन दोनों की फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन में सिमिलरिटीज हैं या नहीं हैं। क्या मतलब है, तो देखिए हम सॉल्वेंट, मतलब मैं कहूं कि जो सॉल्यूशन है बच्चा वो मेरे पास है एक्वस सॉल्यूशन बना रहा हूं मैं, एक्वस सॉल्यूशन बना रहा हूं। तो एक्वस सॉल्यूशन में बेटा हमारा जो सॉल्वेंट है वो कौन होगा, वाटर। तो वाटर को हम ये बोलते हैं यूनिवर्सल सॉल्वेंट। क्यों, क्योंकि वाटर की कहानी अगर हम देखें तो ये होता है हमारे पास कुछ इस तरीके का, ऐसी कुछ शेप इसकी होती है। ठीक है, और वाटर हम बोलते हैं कैसा होता है, ये पोलर नेचर का होता है। वाटर का नेचर कैसा होता है बच्चा, पोलर नेचर का होता है। अब आप कहेंगे कि सर पोलर का मतलब क्या है। ठीक है, तो पोलर नेचर हमें देखना है, पोलर नेचर का मतलब क्या है वो चीज अब हम देखते हैं। तो देखिए इन दोनों एटम्स के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, किसी भी शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की जो टेंडेंसी है, जो क्षमता है, वही कहलाती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मतलब यहां ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को थोड़ा अपनी ओर खींचेगा तो इस पे आएगा स्मॉल नेगेटिव, इस पे आएगा स्मॉल पॉजिटिव। ठीक है, इस पे भी स्मॉल पॉजिटिव, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। ऑक्सीजन हाइड्रोजन के कंपैरिजन इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर ज्यादा खींचेगा। तो ये कैसा हो गया, पोलर। तो वाटर को क्या बोलते हैं बच्चा हम, पोलर नेचर का है ये। ठीक है, इसके अलावा ये कौन से सॉल्यूट को अपने अंदर इजिली डिसॉल्व कर लेगा, तो ये डिसॉल्व करता है बच्चा इधर ऐसा सॉल्यूट जो कैसा हो, पोलर नेचर का हो। इसमें सबसे अगर सिंपल एग्जांपल मैं देखूं बेटा, तो देखो जितने भी आयोनिक कंपाउंड होते हैं, नमक, सोडियम क्लोराइड या कोई भी सॉल्ट हमारे पास जो होगा वो आयनिक कंपाउंड का है। तो बेटा सोडियम क्लोराइड की अगर मैं बात करूं तो ये पोलर नेचर का है। तो ये वाटर के अंदर क्या हो जाएगा, इजिली डिसॉल्व। कैसे होगा, तो देखिए छोटा सा पॉइंट मैं अगर क्लियर करूं आप लोगों को, सोडियम क्लोराइड जो इसके अंदर है आयंस, और सोडियम पे स्मॉल पॉजिटिव, क्लोरीन पे स्मॉल नेगेटिव, क्लोराइड पे स्मॉल नेगेटिव, क्योंकि Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है सोडियम से थोड़ी ज्यादा। ठीक है, मतलब ज्यादा है क्योंकि नॉन मेटल है वो। तो इस पे कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव। तो वाटर के अंदर जब इसको डिसॉल्व किया जाता है तो कुछ ऐसी इंटरेक्शन इनके बीच में होती है। वाटर का मॉलिक्यूल इसको इस तरीके से घेर लेगा। ठीक है, तो यहां आप देख सकते हैं बच्चा, ये हाइड्रोजन जिसपे स्मॉल पॉजिटिव है, अपोजिट चार्ज में फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस रहेंगी, स्मॉल पॉजिटिव नेगेटिव एंड स्मॉल पॉजिटिव, ये करेगा बच्चा अट्रैक्शन। ठीक है, इसी तरीके से जो O है वो इसकी ओर अट्रैक्ट होगा
और क्या करेगा इसको, वो अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, स्मॉल नेगेटिव, तो इनके बीच में क्या होगी बच्चे, इनके बीच में होगी इंटरेक्शन। तो ये जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हैं ये वीक हो जाएंगी, और अगर वीक हो जाएंगी तो ये सोडियम क्लोराइड जो है वो इसके अंदर डिसॉल्व हो जाएगा। वो भी कैसे, इजीली हो जाएगा। ठीक है, इनका नेचर एक जैसा मिलता है ना, तो ये अच्छे दोस्त बन जाएंगे। ठीक है, वहीं अगर मैं बात करूं, जैसे सपोज करिए मैं कहता हूं मेरे पास सॉल्यूट है, सपोज करिए शुगर, तो शुगर की अगर बात करें तो उसे जब डिसॉल्व किया जाएगा वाटर में, पानी में जब मिक्स किया जाता है, तो शुगर को डिसॉल्व करने में हमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि जो शुगर है वो हमारा है नॉन पोलर कंपाउंड, नॉन पोलर मॉलिक्यूल और कंपाउंड। अगर मैं सिंपली यहाँ से एक छोटी सी बात मैं आप लोगों को बताऊं कि बच्चा जो पोलर है, जैसे सोडियम क्लोराइड, मैं इसे डिसॉल्व करता हूँ 1 लीटर वाटर में। ठीक है, तो मैं यहाँ सारी चीज़ें देख रहा हूँ बच्चा फिक्स टेम्परेचर पर। ठीक है, कहाँ देख रहे हैं बेटा इसे हम, एक फिक्स टेम्परेचर पर, टेम्परेचर को चेंज अभी नहीं कर रहे हैं, जब चेंज करेंगे तो वो भी फर्क मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो 1 लीटर वाटर में इसके लेट मैंने कर लिया बेटा कि भाई इसके कुछ ऐसे ऑलमोस्ट 5 मोल डिसॉल्व हो रहे हैं। वहीं अगर मैं बात करूं शुगर, इसे मैंने पानी में डिसॉल्व किया, 1 लीटर पानी में मिक्स किया, तो मैंने देखा इसके कितने मोल डिसॉल्व हो रहे हैं, तो मैंने देखा कि भाई इसके लगभग 3-3.5 मोल कुछ ऐसे। तो तुम देख सकते हो आसानी से फर्क क्या है दोनों में। अब मोल से बेटा, तो मोल से क्या निकाल सकते हैं, मास भी तो निकाल सकते हैं ना, तो उस तरीके से हम इसका मास बता सकते हैं। तो ये पोलर और ये नॉन पोलर। तो यहां हम एक पॉइंट ये भी बता देते हैं बेटा कि जो सॉल्यूट होंगे पोलर और जो सॉल्वेंट होगा वो भी पोलर है, तो चीजें आपस में मिक्स करना हो जाएंगी आसान। कैसे? तो इस चीज को हम बोलते हैं बच्चा लाइक डिसॉल्व लाइक। ठीक है, फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन अगर एक जैसी हैं तो मिक्स करना है आसान, और अगर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डिफरेंट है तो थोड़ा आसानी से वो मिक्स नहीं हो पाता है। क्लियर? आई होप ये पॉइंट आपको बड़ी आसानी से क्लियर हो गया होगा। अब हम बात कर लें, छोटा सा पॉइंट है टेम्परेचर। तो बच्चा जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करते हैं तो ये प्रोसेस कहलाता है डाइसोल्यूशन। सॉल्यूशन बन गया तो बोल दिया डाइसोल्यूशन। अब क्या होता है कि सपोज करो मैं कह दूं ये प्रोसेस है बच्चा एंडोथर्मिक प्रोसेस है। अब आप कहेंगे सर एंडोथर्मिक प्रोसेस कौन से होते हैं? ऐसे प्रोसेस जिसको एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, और जो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है वो एंडोथर्मिक, और इसके लिए डेल्टा एच की जो वैल्यू है वो होती है हमारी कैसी, ग्रेटर देन 0। मतलब इंथैल्पी होगी बच्चा ऐसे सॉल्यूशन के लिए पॉजिटिव। इंथैल्पी क्या है, कंफ्यूज नहीं होना है, घबराने की जरूरत नहीं है। इंथैल्पी वर्ड थर्मोडायनेमिक्स से आया जो बताता है एनर्जी और टू हीट। ठीक है, तो ऐसे तमाम सॉल्यूशंस को अगर हम देखना चाहते हैं कि सर इसमें हमें टेम्परेचर करना है वेरी, तो बेटा टेम्परेचर को जो वेरी करेंगे तो क्या होगा, इधर टेम्परेचर को वेरी, सपोज करिए मैं कहता हूं टेम्परेचर को राइज कर रहा हूं मैं, तो टेम्परेचर को जब राइज करेंगे तो ऐसे सॉल्यूशंस में हमेशा सॉल्युबिलिटी जो है वो क्या होगी बेटा, हमेशा इंक्रीज होगी। क्या मतलब? अभी एक एग्जांपल लिया, मैंने कहा 100 ml वाटर, 100 ग्राम वाटर, इसमें शुगर मैंने ऐड करनी शुरू की, तो अभी एग्जांपल बताया था कि भाई मेरे पास 100 ग्राम वाटर, इसमें मैंने अभी एक एग्जांपल लिया था, सॉल्युबिलिटी जब बताया था आपको शुगर, तो मैंने कहा कि 20 ग्राम शुगर ऐड करने के बाद मैंने लेट करके आपको बताया था कि इसके बाद अब ये डिसॉल्व होना हो गई बंद, तो अब हम बोलेंगे ऐसा सॉल्यूशन हो गया सैचुरेट। अब इसमें जो हमारा शुगर है वो और ज्यादा अमाउंट में ऐड नहीं हो रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें टेम्परेचर वेरी करके देखते हैं। तो ये था सपोज करिए टेम्परेचर हमारा 25 डिग्री सेल्सियस। अब मैंने क्या किया बेटा, इस टेम्परेचर को थोड़ा कर दिया इंक्रीज, तो मैंने ये देखा कि जो सॉल्यूशन हो चुका था सैचुरेट अब वो हो जाएगा अनसैचुरेट। तो ये है जादू टेम्परेचर का। तो ऐसे सॉल्यूशंस में जहां एंडोथर्मिक प्रोसेस डाइसोल्यूशन है बच्चा, तो इसमें क्या होगा, इसमें टेम्परेचर बढ़ाने से हमेशा सॉल्युबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है।
ठीक है, आसान बात। हाँ, अब अगर आप कहो कि सर कोई प्रोसेस हमारे पास एक्सोथर्मिक है, कैसा है बच्चा, इधर सपोज करिए कोई प्रोसेस हमारे पास यहां है एक्सोथर्मिक। तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस कैसे होते हैं बच्चा, ऐसे प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर क्या हो सॉल्यूशन का, इंक्रीज। तो ऐसे प्रोसेस की जो इंथैल्पी है वो होती है लेस देन 0। इसका मतलब इन सब सॉल्यूशंस के लिए इंथैल्पी होगी नेगेटिव। ठीक है, तो ऐसे सॉल्यूशंस को अगर मैं कहूं टेम्परेचर बढ़ाना चाह रहा हूं मैं, तो हमेशा इसमें सॉल्युबिलिटी जो है वो क्या होगी, कम होगी। तो ऐसे सॉल्यूशन को अगर आपको सर सॉल्युबिलिटी बढ़ाना चाह रहे हैं हम, तो क्या करेंगे, टेम्परेचर कम रखिए, कम रखेंगे तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक, तो ये बातें होगी हमारी किससे रिलेटेड, नेचर ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट और टेम्परेचर से रिलेटेड। अब ये तो बात होगी हमारी किसकी, सॉलिड इन लिक्विड। अब सॉलिड इन लिक्विड की अगर बात करें कि सर एक फैक्टर है प्रेशर, तो बच्चा सॉलिड और लिक्विड दोनों ही क्या हैं, इनकंप्रेसिबल। वहां पर प्रेशर से इनकी सॉल्युबिलिटी पे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। तो अब हम नेक्स्ट बात करेंगे गैसेस इन लिक्विड। ठीक है, तो देखिए यहां मैं कहता हूं कि भाई मेरे पास गैस, मैंने एक लिया सॉल्वेंट जो कैसा है, ऑब्वियसली हम लिक्विड सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो मैं कहता हूं लिक्विड है। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, सॉल्यूशन मिलेगा, और मैं यहां यूज कर रहा हूं रिवर्सिबल प्रोसेस। इसका मतलब एक अमाउंट पर तक मिक्स होने के बाद वो और ज़्यादा डिजोल्व होना हो जाएगा बंद। मतलब ये प्रोसेस आगे भी जा सकता है और ये प्रोसेस रिवर्सिबल भी होता है। ठीक है, तो रिवर्सिबल का मतलब यहाँ इक्विलिब्रियम भी आ सकता है। इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है, तो अभी हेनरीज लॉ देखेंगे और वहाँ पर सारी चीज़ें मैं आपको कर दूंगा क्लियर। तो तब तक देखते रहिए, पूरा लेक्चर वॉच करें, आपको सारी चीज़ें आसानी से समझ में आएंगी। तो हमने ये देखा, ये ऑब्जर्व किया कि जो गैसेज सॉल्वेंट में मतलब लिक्विड में डिजोल्व होंगी तो प्रोसेस नो डाउट क्या कहलाएगा बेटा, वैसे ये है डाइसोल्यूशन, बन गया सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखिए नेचर ऑफ गैस एंड सॉल्वेंट। तो पहला फैक्टर क्या है बच्चा, पहला फैक्टर है नेचर, कैसा है गैस का, सॉल्वेंट का नेचर। तो इसमें कुछ गैसेस जो है हमारी, जैसे मैं कहूँ मेरे पास है हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। तो बच्चा ये जब डिज़ोल्व की जाती हैं, सॉल्वेंट मीन्स वाटर, तो ये ज़्यादा हद तक डिज़ोल्व नहीं होती हैं। तो ये डिपेंड करता है किस पे, गैसेस पे। दूसरी अगर मैं बात करूं इधर, तो मैं कहूं कि सपोज करिए मेरे पास है कार्बन डाइऑक्साइड, HCl और NH3। तो इनकी जो सॉल्युबिलिटी है बच्चा वो क्या होती है, वाटर में ज़्यादा डिजोल्व होती हैं। तो ये टोटली किस पे डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ गैस एंड सॉल्वेंट पे। ठीक है, तो आई थिंक ये पॉइंट आपको आया अच्छे से समझ में। अब दूसरे पॉइंट की अगर बात करें, जो हमारा क्या है, टेम्परेचर। तो जब भी हम किसी गैस को सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं बच्चा, तो ये प्रोसेस होता है हमारा एक्सोथर्मिक। अभी अभी मैंने बताया एक्सोथर्मिक के लिए आपने हमेशा ध्यान रखना है उसकी इंथैल्पी होती है नेगेटिव, लेस देन 0। तो डेल्टा H जो होगा बच्चा क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा डेल्टा H इसके लिए बच्चा, नेगेटिव। अब डेल्टा H अगर नेगेटिव हो जाएगा तो हमें यहां देखना है कि टेम्परेचर से सर क्या फर्क पड़ेगा इधर। तो देखिए ऐसे सॉल्यूशंस जहां गैस को डिसॉल्व किया गया सॉल्वेंट में, लिक्विड में, वाटर में, तो वहां जो इंथैल्पी है वो क्या हो रही है, मतलब नेगेटिव है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो जहां हीट रिलीज हो रही है, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो ऐसे सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूं कि मैं टेम्परेचर अगर यहां हाई रखूंगा तो हमेशा क्या होगा, जो सॉल्युबिलिटी है गैसेस की वो क्या होगी, लेस होगी। अगर मैं कहूं कि टेम्परेचर ऐसे केसेस में बेटा कैसा है मेरा, टेम्परेचर है मेरा लो, तो इस केस में जो सॉल्युबिलिटी है वो क्या होगी, हमारी ज्यादा होगी। ठीक है, इसीलिए एक छोटा सा पॉइंट यहां पर मैं अगर आपको क्लियर करूं कि जो एक्वेटिक स्पीसीज हैं, पानी में रहने वाले जो जीव जंतु हैं, वो कब बेटर फील करेंगे, समर और विंटर में। तो ऑब्वियसली उनको पानी में सरवाइव करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है। अब अगर ऑक्सीजन की जरूरत है तो क्या होगा बच्चा,
समर में टेम्परेचर हाई, सॉल्युबिलिटी ऑक्सीजन की क्या रहेगी, कम। और विंटर्स की बात करें तो टेम्परेचर क्या है, कम रहेगा, सॉल्युबिलिटी क्या रहेगी, ज़्यादा। तो एक्वेटिक स्पीसीज जो हैं हमारे वो क्या होते हैं, कंफर्टेबल होते हैं, कब, इन विंटर्स। ठीक है, तो ये एक छोटा सा पॉइंट जो टेम्परेचर से रिलेटेड मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब बात करते हैं डिटेल में इफेक्ट ऑफ प्रेशर क्या रहेगा। तो ये एक क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप जो है हमारी वो अभी करते हैं बात, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा कर्व देख लेते हैं। देखिए पार्शियल प्रेशर की बात, सॉल्युबिलिटी अभी बात हम आगे करेंगे प्रेशर के केस में, लेकिन यहाँ टेम्परेचर्स को अगर मैं रिलेट करूँ तो जरा ध्यान से देखो, यहाँ टेम्परेचर दिया है बच्चा हमें T4, T3, T2 और T1। अब कौन सा टेम्परेचर ग्रेटर है और कौन सा टेम्परेचर स्मॉलर है। ठीक है, तो देखिए अगर मैं कहूँ T4 पे सॉल्युबिलिटी क्या है, सबसे ज्यादा है, ये एक्सिस पे मैंने लिया है सॉल्युबिलिटी और इस एक्सिस पे लिया है मैंने प्रेशर। ठीक है, और वैसे तो ये हेनरीज लॉ है जो बताता है हमें, अभी नेक्स्ट ही पॉइंट में उसमें बात करने वाला हूँ, बट ये टेम्परेचर की बात आ गई तो छोटा सा पॉइंट मैं आपको क्लियर करके चलता हूँ। तो टेम्परेचर का रिलेशन है, कौन सा टेम्परेचर बड़ा है कौन सा टेम्परेचर कम है, तो आसान बात, क्या टेम्परेचर ग्रेटर अगर होता है बच्चा तो सॉल्युबिलिटी क्या होती है, कम होती है। ठीक है, सॉल्युबिलिटी क्या होगी बच्चे, कम होगी। तो यहां देखिए T4 टेम्परेचर पर सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा है और T1 टेम्परेचर पे सॉल्युबिलिटी क्या है, सबसे कम है। अब अगर T4 टेम्परेचर पे सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा, इसका मतलब वो टेम्परेचर क्या है, कम है। तो यहां हम रिलेट कर सकते हैं कि T1 इज ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर देन T4। तो ये पॉइंट हमारा इधर इस कर्व से रिलेटेड एक छोटा सा पॉइंट जो हमें हो गया क्लियर। तो इसमें कुछ भी ऐसी घबराने वाली बात नहीं है कि कर्व आ गया उसे कैसे करें। तो चलिए अब हम चलते हैं, हमारा जो फंडामेंटल पॉइंट है आज इसका, हेनरीज लॉ। वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि देखिए मेरे पास कोई ऐसा सेटअप है बच्चा, आप देख सकते हो, पहले हेनरीज लॉ की बात कर लेते हैं। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि मैं एक सेटअप ले रहा हूं इस तरीके से, एक पिस्टन आप देख सकते हैं, ये लिक्विड है और ये गैसेस के मॉलिक्यूल्स हैं। तो देखो क्या होगा बच्चा इसमें, यहां क्या होगा, तो देखो अभी करते हैं बात इसके बारे में, क्या कुछ यहां कंसेप्ट हमारा रहने वाला है। तो आप देख सकते हैं हेनरीज लॉ, जिसे आपने अच्छे से समझ लिया, स्टेटमेंट हमने देख ली। ये स्टेटमेंट क्या कहती है, तो देखिए ये कहती है कि जितना ज़्यादा प्रेशर यहाँ अप्लाई किया जाएगा उतनी ही सॉल्युबिलिटी जो है गैसेस की सॉल्युबिलिटी जो है लिक्विड में वो क्या होगी, इंक्रीज। तो यहाँ गैसेस की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज क्यों होती है, क्योंकि गैसेस होती हैं हाईली कंप्रेसिबल। ठीक है, तो यहाँ एक सेटअप लिया गया है, क्या है ये सेटअप, ये कह रहा है कि हम एक पिस्टन इस तरीके से क्लोज सिस्टम लिया, यहाँ लिक्विड है और यहाँ गैसेस के मॉलिक्यूल्स हैं। तो क्या होता है इधर, चलिए वही बात हम यहाँ करते हैं अभी, क्या होगा। तो चलो बात करते हैं हेनरीज लॉ के बारे में। हेनरीज लॉ ने क्या कहा, तो मैं एक यहाँ बना लेता हूँ एक सेटअप जो अभी अभी मैंने आपको बताया, हेनरीज लॉ क्या कहता है। तो देखिए ये कहता है कि जितना प्रेशर आप किसी लिक्विड सॉल्यूशन के ऊपर लगाएंगे, मतलब वहाँ गैस है हमारे पास कुछ इस तरीके से, ये मैंने एक सिस्टम लिया इधर इस तरीके से, यहाँ है लिक्विड, ठीक है, लिक्विड है मेरे पास वाटर, लेट कोई भी लिक्विड, वाटर की बात करते हैं, यहाँ मेरे पास है गैसेस के मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब क्या होगा, कुछ गैसेस के मॉलिक्यूल ऑलरेडी अंदर होंगे और कुछ यहाँ बाहर होंगे, तो ये गैसियस फेज हो गया इधर, यहाँ है गैस। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ बच्चा, अब देखिए ये हमारे पास एक सेटअप, एक सिस्टम मैंने अज्यूम किया इधर, यहाँ लिक्विड फेज, ये गैसियस फेज। तो क्या होगा, जो गैस है, गैस के मॉलिक्यूल्स क्या हो रहे हैं, वो जा रहे हैं लिक्विड को छोड़ करके, कहाँ जा रहे हैं, गैस फेज में, और कुछ गैस के जो मॉलिक्यूल होंगे बच्चा वो वापस से किस में एंटर करेंगे, लिक्विड में। ठीक है, मतलब गैस के मॉलिक्यूल यहाँ लिक्विड में हैं, वो छोड़ करके जा रहे हैं और कुछ मॉलिक्यूल एंटर भी करेंगे। ठीक है, ये काम चलता रहेगा और एक टाइम आएगा जिस टाइम क्या होगा, जिस टाइम पर जो ये हमारा गैस है जो डिसॉल्व हो रहा था सॉल्वेंट में, बन रहा था डाइसोल्यूशन प्रोसेस, हो रहा था डाइसोल्यूशन प्रोसेस। ठीक है, तो एक टाइम के बाद इधर आ जाएगा इक्विलिब्रियम। आप कहेंगे सर ये इक्विलिब्रियम क्या है, तो देखिए एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ।
तो इक्विलिब्रियम के ऊपर क्या होगा, द नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल, जितने गैसियस मॉलिक्यूल हमारे हैं, जितने हमारे गैसियस मॉलिक्यूल हैं वो क्या कर रहे हैं बच्चा, लिक्विड को छोड़ करके, जो गैसियस मॉलिक्यूल है वो क्या कर रहे हैं, लिक्विड से किस में जा रहे हैं, गैसियस में जा रहे हैं। और मैं कहूं कि उतने ही गैसियस मॉलिक्यूल, उतने ही गैसियस मॉलिक्यूल क्या कर रहे हैं, गैस से वापस लिक्विड में एंटर कर रहे हैं। तो जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल लिक्विड को छोड़ के गैस में गए, उतने ही गैस के मॉलिक्यूल वापस से लिक्विड में आ रहे हैं। अब क्या मतलब है इसका, मैं ऐसे कोई नंबर ले लेता हूं जस्ट समझाने के लिए। सपोज करो 1000 जो गैस के मॉलिक्यूल इसे छोड़ करके ऊपर जा रहे थे, 1000 मॉलिक्यूल गैस के लिक्विड से ऊपर जा रहे थे। जब इक्विलिब्रियम आया तो मैं कहूंगा कि 1000 मॉलिक्यूल गैसियस के वापस से कहां आ गए, लिक्विड में आ गए। तो ये जो पॉइंट है हमारा, ये कहलाता है इक्विलिब्रियम। क्या कहलाएगा बच्चा, ये इक्विलिब्रियम कहलाएगा। ठीक है, तो अब इसमें थोड़ा करते हैं चेंज। सपोज करिए मैं इंक्रीज करता हूं प्रेशर को। किसको इंक्रीज करते हैं बच्चा, इधर प्रेशर। तो प्रेशर को जैसे ही इंक्रीज करेंगे तो आप देखेंगे कि ये सेटअप जो है, प्रेशर को जैसे इंक्रीज करेंगे, यहां पर मैंने कुछ रख दिया इधर वेट, कुछ वेट रख दिया बच्चा मैंने इधर, ठीक है, कुछ W वेट रख दिया। तो आप देखेंगे कि जो गैसेस के मॉलिक्यूल है, पहले मैंने अज्यूम किया कि लेट 1000 गैस के मॉलिक्यूल छोड़ के जा रहे हैं, 1000 मॉलिक्यूल वापस आ रहे हैं। अब मैंने जैसे ही प्रेशर बढ़ाया तो प्रेशर बढ़ाने से जो गैस के मॉलिक्यूल जो यहाँ घूम रहे थे बिल्कुल आराम से, जैसे आप क्लास के बाहर घूमते हो, तो सडनली क्या होगा, ये हमारे इक्विलिब्रियम कुछ टाइम के लिए डिस्टर्ब हो जाएगा। आप कहोगे कैसे सर, 1000 जा रहे थे, 1000 वापस आ रहे हैं। जैसे ही मैंने वेट रखा, सडनली क्या होगा, जो गैस के मॉलिक्यूल आराम से घूम फिर रहे थे, सडनली वो प्रेस होंगे तो वो कहां भागेंगे, लिक्विड के अंदर जाएंगे। तो क्या मतलब है इसका, 1000 कर रहे थे पहले, अब क्या होगा, लेट 1500 गैसियस मॉलिक्यूल लिक्विड में एंटर कर गए, तो इक्विलिब्रियम क्या हो गया, डिस्टर्ब। लेकिन कुछ टाइम बाद फिर से क्या होगा, जितने गैसियस मॉलिक्यूल ऊपर, उतने ही गैसियस मॉलिक्यूल क्या होंगे, लिक्विड सरफेस में एंटर करेंगे। तो यहां पर हेनरीज ने क्या बताया बच्चा, हेनरीज ने बताया एक क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप जो कहता है कि जितना प्रेशर अप्लाइड होगा उतनी ही गैस की सॉल्युबिलिटी जो है, जो सॉल्युबिलिटी है वो क्या होगी, लिक्विड में इंक्रीज होगी। ठीक है, अब सॉल्युबिलिटी को मेजर कैसे करेंगे बेटा, अब ऐसा तो है नहीं कि सर 1 लीटर डिजोल्व हुई, 2 लीटर, 3 लीटर, क्योंकि डाइल्यूट सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। ठीक है, तो देखो यहां सॉल्युबिलिटी के लिए हम यूज करेंगे इधर मोल फ्रैक्शन। क्या यूज करेंगे बच्चा, मोल फ्रैक्शन। क्या मतलब है, तो बेटा मतलब ये है कि गैस और लेट मैं कहता हूं सॉल्वेंट वाटर, तो ये हमारे पास आया सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहां मैं कहूं कि गैस के कुछ मोल्स हैं, लेट N1 मोल्स, और या N1 इसके कह दीजिए, सॉल्वेंट के N1, और जो गैस है इसके मोल्स लेता हूं बेटा मैं N2 मोल्स। ठीक है, कितने मोल ले लेते हैं, N2। और जो रिलेशनशिप यहां पर है वो कहता है कि जितना अप्लाइड प्रेशर होगा, जो सॉल्युबिलिटी है उतनी ज्यादा बढ़ेगी। सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या करना है, इधर हमें उसके अमाउंट बतानी है। तो अमाउंट बताने के लिए हमें कुछ टर्म का यूज करना है। वो टर्म कौन सी है, वो टर्म यहां पर है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन किसके, गैस के। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन सर गैस के निकालेंगे कैसे, बेटा आसान फॉर्मूला है। सॉल्यूशन के नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे, N1 प्लस N2। कितने मोल्स होंगे सॉल्यूशन के टोटल बच्चा, N1 प्लस N2। मैंने कहा हम ये अप्लाई करते हैं कौन सा सॉल्यूशंस के लिए, डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए। तो यहां पर N1 जो है गैस के जो मोल्स हैं बच्चा वो क्या है, काफी कम है कि वो डाइल्यूट सॉल्यूशन है। तो अप्रोक्सीमेट आप यहां से क्या लिख सकते हैं, अप्रोक्सीमेट हम अगर कैलकुलेशन के लिए लिखेंगे तो टोटल मोल्स तुम लिख सकते हो किसके बराबर, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट के बराबर। किसके बराबर लिख सकते हैं बच्चा हम, टोटल मोल्स सॉल्वेंट के मोल्स के बराबर। तो कैलकुलेशन हमारी हो जाएगी आसान, अदरवाइज हम फिर टोटल भी कर सकते हैं। तो आप कहोगे सर टोटल मोल्स N2 क्यों हैं, सर टोटल मोल्स जो है हमारे वो N1 क्यों हैं, दोनों के क्यों नहीं लिख रहे आप, क्योंकि मैंने कहा सॉल्यूशन कैसा है, डाइल्यूट सॉल्यूशन है। और जब जब डाइल्यूट सॉल्यूशन आएगा तो सॉल्यूट की अमाउंट मतलब बहुत कम है उधर, अगर बहुत कम है तो टोटल मोल्स को क्या लिख दूं मैं, N1 लिख दूं। ठीक है, तो यहां मोल फ्रैक्शन जो है बच्चा गैस का कैसे आएगा,
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस अपॉन टोटल मोल्स। तो कैलकुलेशन हो जाए हमारी आसान, तो मैं लिख दूंगा N2 अपॉन N1। तो ये हो गया मोल फ्रैक्शन गैस का। दूसरा पॉइंट, इन्होंने कहा कि जो अप्लाइड प्रेशर है, ठीक है, दैट इज प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। ये बात यहां तक आई थिंक आपको समझ में आ चुकी होगी कि भाई कैसे हम इसे रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो है वो कैसे लिखेंगे, क्या आएगा इधर, तो देखते हैं क्या आएगा। चलिए हम क्या करने वाले हैं, हम करने वाले हैं कि P इज इक्वल टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है बच्चा वो है हेनरीज लॉ कांस्टेंट, ठीक है। क्या है ये, हेनरीज लॉ कांस्टेंट। और अगर इसकी बात करें हेनरीज लॉ कांस्टेंट की, तो ये यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है, हर गैसेस का ये अलग अलग होगा, ठीक है। और जिन गैसेस की KH की वैल्यू ज्यादा होती है उनकी सॉल्युबिलिटी जो है वो होगी कम। आप ये रिलेशनशिप को थोड़ा ध्यान से देखें, इसे ध्यान दें इस चीज पर कि जो सॉल्युबिलिटी है हमारी, जो सॉल्युबिलिटी है वो क्या होगी बच्चा, सॉल्युबिलिटी जो है गैसेस की वो क्या होगी, कम होगी। ऐसी सारी गैसेस के लिए जिनका KH का वैल्यू क्या होगा, लार्ज होगा। तो यहां से अगर स्टेटमेंट दी जाए एक, द गैसेस जिनका KH की वैल्यू लार्ज उनकी सॉल्युबिलिटी होगी कम, और ऐसी गैसेस जिनका KH की वैल्यू हो स्मॉल उनकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। तो ये पॉइंट आई थिंक आपको हो गया क्लियर, तो इस चीज को रखें आप ध्यान में। तो यहां से ये फॉर्मूला जो है हेनरीज लॉ का मोस्टली यूज्ड फॉर्मूला, हम इस चीज से ऐसे लिख सकते हैं। और मैं क्या लिख सकता हूं इसे, और मैं यहां से लिख सकता हूं क्या, भाई मैंने अभी लिखा, क्या लिखा, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू किसके बराबर, KH। मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस के कैसे लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स अगर मैं सॉल्वेंट ले रहा हूं वाटर, तो कैलकुलेशन हो जाए आसान, मैं क्या लिख दूंगा, KH, क्या लिख दें इसे, KH इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। तो इस तरीके से हमारे जो न्यूमेरिकल हैं वो थोड़े रहेंगे सॉल्व करने आसान, कैलकुलेशन हो जाएगी बच्चा हमारी आसान इधर से, ठीक है। तो आई थिंक ये पॉइंट आपको हो गया क्लियर। नंबर ऑफ मोल्स लिखने हैं, सॉरी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। तो यहाँ से हमें सपोज करिए वो प्रेशर दे दे, हमें कुछ अमाउंट दे दे वाटर के, मोल्स निकाल लेंगे, हमसे अमाउंट पूछे गैस की, नंबर ऑफ मोल्स है तो अमाउंट मतलब मास हमसे पूछा है, तो हम वहां से क्या निकाल सकते हैं बच्चा, मास निकाल सकते हैं। मोल्स आ गए तो बेटा मोलर मास पता ही है, CO2 दे दिया, N2 दे दिया, कुछ भी इस तरीके की हमें गैस दे दी तो हम क्या कर सकते हैं वहां से अमाउंट निकाल सकते हैं। तो ये हमारा फॉर्मूला जिससे हम कर सकते हैं चीजें आसान हमारे लिए। तो चलिए अब हम चलते हैं एक छोटा सा क्वेश्चन इसके ऊपर लेते हैं बच्चा, हेनरीज लॉ के ऊपर। तो क्वेश्चन क्या कहता है, तो सबसे पहले तो देखते हैं क्वेश्चन। हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर CO2 इन वाटर इज 1.67 10 की पावर 8 Pa at 298 Kelvin. Calculate the quantity of CO2, 500 ml of soda water when packed under 2.5 atm CO2 pressure 298 Kelvin मतलब एक स्टेटमेंट दी गई है। तो सबसे पहले तो हमें डाटा जो गिवन है वो देख लेते हैं क्या क्या है। ये कहता है कि हेनरीज लॉ कांस्टेंट जो बच्चा CO2 के लिए, किसके लिए, CO2 के लिए कितना दिया है, ये दिया है बच्चा 1.67 इंटू 10 की पावर 8 पास्कल, ठीक है। दूसरा टेम्परेचर यहां दे दिया इन्होंने फिक्स। अमाउंट ऑफ CO2 इन्होंने पूछा है, अमाउंट ऑफ CO2 पूछा है हमसे, अमाउंट ऑफ CO2 पूछा है, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ CO2 हमें निकालनी है, अमाउंट का मतलब मास निकालना है। अभी अभी मैंने तुम्हें बताया कैसे निकालना है, तो सब चीजें देखेंगे। चलिए 1 बाय 1 देखते हैं। 500 ml ऑफ सोडा वाटर, तो भाई हमारे पास है CO2 जिसे मिक्स किया वाटर में और बना हमारा सॉल्यूशन। क्या बना, हमारा सॉल्यूशन बना, ठीक है। क्लियर है बात। और इसमें क्या क्या चीजें हमें दी गई हैं, तो चीजें देख लीजिए। KH दिया है और कांस्टेंट CO2 का ये दे दिया, कैलकुलेट CO2 इन 500 ml ऑफ सोडा वाटर। तो जो वाटर है इसका हमें दे दिया 500 ml। 500 ml अगर वाटर है तो इसका मास निकाल सकते हैं हम। मास कितना होगा वाटर का, तो मास होगा बच्चा डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू वॉल्यूम ऑफ वाटर, क्योंकि मास डेंसिटी और वॉल्यूम रिलेशनशिप
मास किसके बराबर होता है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। और वाटर की जो डेंसिटी है दैट इज 1 ग्राम पर ml। तो मास कितना हुआ इतने वाटर का, डेंसिटी 1 ग्राम पर ml, वॉल्यूम है 500 ml, ml से ml कैंसल, मास जो है वाटर का कितना आ गया 500 ml। तो जो वाटर का मास है वो कितना है बच्चा हमारे पास, वाटर का मास है बेटा 500 ग्राम। ठीक है, आसान बात है। ओके, अब अगर मैं निकालना चाहूँ मोल्स वाटर के, चलो अब वो बात में कैलकुलेट करते हैं, आगे देखते हैं क्या किया इन्होंने। व्हेन पैक्ड अंडर 2.5 atm CO2 प्रेशर, तो इन्होंने क्या दिया है, पार्शियल प्रेशर हमें दे दिया CO2 का कितना, ये दिया है बच्चा हमें 2.5 atm। अब एक चीज का जो हमें खास करके ध्यान रखना है वो है यूनिट्स ऑफ प्रेशर। प्रेशर ऑफ CO2 पार्शियल प्रेशर है 2.5 atm। यहाँ हेनरीज लॉ कांस्टेंट के जो यूनिट है बच्चा वो है कितना 1.67 इंटू 10 के पावर 8 पास्कल। तो ये यूनिट्स हमेशा क्या रखनी है, हमने बराबर रखनी है। ठीक है, तो कैसे, तो यहाँ मैंने कन्वर्जन के लिए भी लिख दिया है 1 atm किसके बराबर है 101325 पास्कल। तो पार्शियल प्रेशर जो CO2 को वो कैलकुलेट कर लेते हैं। कैसे कैलकुलेट करना है बेटा, तो इसे हम करते हैं कैलकुलेशन। कैसे आएगी कैलकुलेशन इसकी, तो मैं करता हूं कैलकुलेटर की हेल्प से, आप अपने आप कर सकते हैं। क्या क्या वैल्यूज हमें दी गई हैं, किस चीज़ की वैल्यूज हमें निकालनी है बच्चा, हमें निकालना है प्रेशर ऑफ CO2 किस में, एटीएम में दिया है, हमें किस में लिखना है, पास्कल में। तो 1 atm कितना है, इतना, तो इतना एटीएम को हमें पास्कल में कन्वर्ट करना है। तो क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई 2.5 जो है हमारा वो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 101325, 101325। तो ये वैल्यू आएगी बच्चा 253312। यहां से जो वैल्यू आएगी अपने पास CO2 का जो पार्शियल प्रेशर में यहाँ कहीं साइड में लिख लेता हूं क्योंकि इसका हमने करना है यूज। जो वैल्यू आई वो आई हमारे पास 253312, 253312 पास्कल। तो ये भी पास्कल और ये भी पास्कल, तो हमारा काम हो गया इजी। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन क्या कहता है, चलिए इस कैलकुलेटर का फिर से यूज करना पड़ेगा हमें। तो देखिए सारी चीजें आ गई। अब हमें क्या पूछा है, अमाउंट। तो सबसे पहले क्या निकाल लें, मोल्स निकाल लें। अगर मोल्स आ गए तो वहां से क्या निकाल लेंगे, मास निकाल लेंगे। आसान। चलिए चलते हैं हम हमारे क्वेश्चन की ओर और कुछ चीजें देखते हैं जो हमें चाहिए भी। ठीक है, तो अब यहां हमें देखना है, क्या देखना है, यहां रिलेशनशिप लिखते हैं सबसे पहले। तो पार्शियल प्रेशर CO2 किसके बराबर बच्चा, हेनरीज लॉ कांस्टेंट इनटू मोल फ्रैक्शन किसका, CO2 का। तो मैंने लिख दिया रिलेशन बिल्कुल सामने। अब ऐसा नहीं है कि फॉर्मूला याद कर लिया तो क्वेश्चन हो जाएंगे, नहीं, इसे अप्लाई करना भी आना चाहिए। तो क्या है ये, हमें सबसे पहले मैं देखता हूं बच्चा, पार्शियल प्रेशर दिया है हमें, KH भी दिया है, मोल फ्रैक्शन CO2 कैसे लिखेंगे बेटा, मोल फ्रैक्शन लिखेंगे इसके, किस तरीके से लिखेंगे मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन लिखेंगे हम टोटल मोल्स, सॉरी मोल फ्रैक्शन किसके लिखने हमने, CO2 के। तो कैसे लिखेंगे, मोल्स ऑफ CO2 बाय टोटल मोल्स। तो टोटल मोल्स की जगह मैं सिर्फ वाटर के मोल्स लिख लूं तो हमारा काम आसान हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सॉल्यूशन है डाइल्यूट, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 वाटर के मोल्स के कंपैरिजन में कम है क्योंकि डाइल्यूट है। तो डिनोमिनेटर में मैं क्या लिख लूं, टोटल मोल्स ऑफ वाटर। आपको उस वाटर के मोल्स कहाँ हैं, दिए ही नहीं है क्वेश्चन में। तो बच्चा देखो इनडायरेक्टली दिए, अरे इधर देखो मोल्स ऑफ वाटर कैसे निकालेंगे बेटा। तो सिंपल फॉर्मूला जो आप 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, गिवन मास ऑफ जो भी कंपोनेंट है उसका गिवन मास अपॉन मोलर मास। मोलर मास कितना है वाटर का, 18। तो इसे जब आप डिवाइड करेंगे ये वैल्यूज तो देखिए कितना आएगा, 500 को डिवाइड करना है बच्चा किससे, 500 को डिवाइड करना है हमें 18 से। तो ये आएगा 27.78 मोल्स। तो वाटर के आ गए बेटा अपने पास कितने मोल्स, 27.78 मोल्स आ गए। अब हमारा काम हो गया आसान। अब हम निकालेंगे क्या, मोल्स ऑफ CO2। तो चलिए इसमें पुट करते हैं सारी वैल्यूज। पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कितना है हमारे पास, ये मैंने अभी वैल्यू निकाली 253312 इज इक्वल टू KH कितना है हमारा, KH ये रहा KH 1.1 सॉरी एक मिनट देखते हैं क्या इसमें प्रॉब्लम है, 1.67 इंटू 10 की पावर 8
पास्कल। ये भी पास्कल, ये भी पास्कल। इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखें क्लियरली, यूनिट्स को मिक्सअप ना करें। तो चलिए करते हैं इसे सॉल्व, पुट करते हैं वैल्यूज। तो ये किसके बराबर है, मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2। तो मोल फ्रैक्शन CO2 किसके बराबर लिख दूं बच्चा मैं, मोल्स ऑफ CO2 डिवाइड बाई क्या बेटा, मोल्स ऑफ वाटर। ये लिखा हुआ मैंने यहाँ, क्योंकि CO2 के मोल्स वाटर के मोल्स के कंपैरिजन में काफ़ी कम। डाइल्यूट सॉल्यूशन, तो डाइल्यूट सॉल्यूशन की अगर बात करें तो यहाँ क्या होगा, मोल्स ऑफ वाटर हमने कितने निकाले, 27.78। ठीक है, तो मोल्स ऑफ CO2 आएंगे हमारे पास कितने, इस वैल्यू को करते हैं इस तरीके से, इधर ले जाते हैं, तो ये आएगा 253,312 मल्टीप्लाई, इसे कर देंगे 27.78 डिवाइड बाय किससे, 1.67 इंटू 10 की पावर 8। तो चलिए करते हैं सॉल्व कैलकुलेटर की हेल्प से। तो हमारे पास है 27.78, इसे मल्टीप्लाई किससे करना है बच्चा, 27.78 मल्टीप्लाई विद किससे, 253,312। ये वैल्यू हमारे पास आएगी, और इसे हमने किससे डिवाइड करना है, 1.67 से, डिवाइडेड बाय 1.67। तो ये जो वैल्यू बच्चा हमारे पास आएगी, ये आएगी 42, कुछ बड़ी वैल्यू आ रही है, मैं इसे ऐसे लिख रहा हूँ, 421376 इंटू 10 की पावर, ऊपर गया तो कितना हो गया, माइनस का 8 हो गया। अब इन टर्म को करते हैं कैंसिल और इसे करते हैं मल्टीप्लाई। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 जो है बच्चा वो कितना आएगा, लेट मैं यहाँ से डिजिट्स ये हटा रहा हूँ, डेसिमल यहाँ पर 1 2 3 4 5, ठीक है 5, तो 42 लेट 1 4 लिख लेते हैं इसे, तो 10 की पावर कितना बचा, -3। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से लिखेंगे। ये मोल्स आ गए, अगर मोल्स आ गए बेटा तो मास कैसे आएगा CO2 का, मास आएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 इनटू मोलर मास ऑफ CO2। नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 42.14, 10 की पावर -3, मोलर मास है बच्चा 44। तो हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यू आई है कितनी, 42.14 मल्टीप्लाई 44, ये वैल्यू आएगी बच्चा 1854। क्या वैल्यू आई हमारे पास, इसे जब सॉल्व किया तो ये आया 1854, कितना है 1854, 10 की पावर -3। ये क्या आ गया, मास आ गया CO2 का। तो 10 की पावर -3 को इंक्लूड कर लेते हैं अंदर, डिवाइड, तो मास जो आया CO2 का प्यारे बच्चा वो कितना आया, 1.8 ग्राम, और ये हमारा आ गया क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए फटाफट क्या है, एक रिव्यू कर लेते हैं। इसमें इन्होंने कुछ डाटा दिया था, KH की वैल्यू पास्कल में थी, और हमें क्या दिया था, जो प्रेशर है CO2 का वो है 2.5 ATM पार्शियल प्रेशर। ठीक है, तो उसे ATM में है, उसे पास्कल में कन्वर्ट करेंगे, ATM इंटू पास्कल 101325 से करेंगे मल्टीप्लाई, पास्कल में हो गया। फिर हमने यूज करना है हेनरीज लॉ, ये रहा आपके सामने फॉर्मूला, और फॉर्मूला डायरेक्ट याद करने से बात नहीं बनेगी, तो हम क्या करेंगे, इसमें इस तरीके से चीजें हमें पता होनी चाहिए। डिनोमिनेटर में मैंने क्या लिखा, सिर्फ मोल्स ऑफ वाटर लिखे, क्योंकि अगर कंपेयर किया जाए किसे, वाटर और गैस के मोल्स, तो वाटर के मोल्स 27 पॉइंट समथिंग है। आप देख भी सकते हो यहाँ मोल्स जो आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं, 42.14, 10 की पावर -3, मतलब बहुत कम मोल्स हैं एज कम्पेयर टू वाटर। तो इस तरीके से कर लेंगे बेटा। मोल्स आ गए अपने पास इतने, तो मास कैसे आएगा, जो मास है CO2 का, मोलर मास CO2 कितना होता है, एक कार्बन का 12, एक कार्बन का होता है 16, कितने हैं 2, तो टोटल हो गया 44 ग्राम। तो कर देंगे मल्टीप्लाई और हमारा हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो ये चीज आपको हो गई बच्चा क्लियर। अब हम बात करते हैं एक और छोटा सा क्वेश्चन, इसके ऊपर देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। सेम इसी टाइप का एक क्वेश्चन है, तो चलिए देखते हैं फटाफट से क्या कहता है क्वेश्चन। क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, तुम्हारे सामने है, तुम्हारी स्क्रीन पर, आप इसे कर सकते हैं ट्राई। तो चलिए मैं देखता हूं इस क्वेश्चन में क्या हमें दिया है और क्या हमसे पूछा गया है। ये कहता है नाइट्रोजन गैस को हमने फिल किया है, बबल्ड थ्रू नाइट्रोजन गैस इन्होंने ली है, वाटर में डिसॉल्व की और बन गया हमारा सॉल्यूशन। क्या बन गया बच्चा, सॉल्यूशन।
तो नाइट्रोजन गैस बबल्ड थ्रू वाटर 293, हाउ मेनी मिलीमोल्स ऑफ नाइट्रोजन वुड डिसॉल्व 1 लीटर पानी में। इन्होंने कहा कि नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर जो है वो है 0.987 बार। हेनरीज लॉ कांस्टेंट जो है वो भी इन्होंने दे दिया है KH 76.48 के बार। तो चलिए, कुछ डाटा थोड़ा बहुत दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे, बट चीज ठीक है, हम इसे कर सकते हैं, डाटा में सफिशिएंट दिया गया है। तो देखिए, वाटर लिया बच्चा इस बार कितना, 1 लीटर, तो इसके मोल्स निकाल लें सबसे पहले। वाटर के 1 लीटर के मोल्स, मोलारिटी कैसे या मोल्स कैसे। तो बच्चा 1 लीटर मतलब 1000 ml, फटाफट करते हैं इसे सॉल्व। तो अभी मैंने बताया जितना वॉल्यूम उतना ही उसका मास, क्योंकि डेंसिटी कितनी वाटर की, 1 ग्राम पर ml। तो मास कितना होगा वाटर का, मास होगा वाटर का बेटा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, डेंसिटी कितनी है बेटा, 1 ग्राम पर ml। 1000 ml वॉल्यूम है तो ml से ml कैंसिल, कितना आ गया 1000 ml वाटर का जो वॉल्यूम है, तो वेट कितना आया 1000 ग्राम। अब मेरे हिसाब से मोल्स निकालना तुम्हारे लिए यहाँ बिल्कुल बच्चों का खेल है। तुम आसानी से यहाँ मोल्स निकाल सकते हो कि इस सॉल्यूशन में जहाँ नाइट्रोजन गैस को मिक्स किया गया, सॉल्यूशन बनाया गया, डाइसोल्यूशन प्रोसेस बनाया गया, वहां पर वाटर के मोल्स कितने हैं। तो बेटा आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं हम 1000 जो क्या है मास, और मोलर मास होता है 18, तो वाटर के मोल्स आएंगे बेटा कितने 55.55 मोल्स। कितना आया बच्चा 55.55 मोल्स। क्लियर है बात, चलो जी ठीक है। अब इन्होंने पूछा है dissolve 1 liter, assume that n to exact partial pressure, और हाउ मेनी मिलीमोल्स ऑफ नाइट्रोजन पूछा है। क्या पूछा है, मिलीमोल्स। तो कुछ भी दिक्कत नहीं है, मिलीमोल्स और मोल्स में आपको पता होना चाहिए। अगर मैं कहूँ कि मेरे पास 1 मिलीमोल है, 1 मिलीमोल जो है वो होता है 10⁻³ मोल्स के बराबर। ठीक है, 1 मिलीमोल जहाँ दिखेगा उसे मोल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना है। मोल को मिलीमोल में लिखना है तो 10⁻³ से डिवाइड कर दीजिए, सॉरी 10⁻³ से उसे मल्टीप्लाई कर देंगे, आसान है। चलो जी, दूसरा कहता है अब हमें निकालने क्या, मोल्स निकालने बच्चा नाइट्रोजन के, और प्रेशर हमें दिया है। तो क्या क्या चीजें दी हैं वो लिख लेते हैं। सबसे पहले गिवन चीजें क्या है, कुछ मैंने लिख दी हैं और कुछ लिख लेते हैं। इन्होंने कहा है कि नाइट्रोजन का जो पार्शियल प्रेशर है बच्चा वो दिया है, कितना दिया है 0.987 बार, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हेनरीज लॉ कांस्टेंट दिया है, KH हमें दिया है कितना 76.48 के बार। तो फिर से वही सेम चीज, यूनिट्स जो है वो कौन सेम होनी चाहिए, KH की यूनिट और नाइट्रोजन की जो प्रेशर है वो यूनिट। तो बच्चा आसान है, KH हमारे पास K बार में है तो इसको बार में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे, आसान बात है। KH आ गया, P पार्शियल प्रेशर पता है, मोल्स वाटर के निकाल लिए। तो बेटा अब नंबर ऑफ मोल्स नाइट्रोजन के निकालने मुझे नहीं लगता कि बहुत डिफिकल्ट काम है। तो चलिए हेनरीज भैया जी के पास चलते हैं। हेनरीज बाबा हमें क्या बता रहे हैं, वो कहते हैं पार्शियल प्रेशर जो है जी नाइट्रोजन का वो है KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन का। ठीक है, तो चलिए अब करते हैं सॉल्व, और कैसे। तो देखो हमें मोल फ्रैक्शन, चलिए जी मैं यहाँ लिख रहा हूँ, हमें क्या लिखना है, इस चीज़ को मैं थोड़ा सा और अगर इलेबोरेट करूँ थोड़ा सा ताकि चीज़ें हो जाए आसान। तो मोल फ्रैक्शन बेटा अभी बताया, नाइट्रोजन के मोल्स ऑफ नाइट्रोजन अपॉन टोटल मोल्स। नाइट्रोजन के मोल्स कितने हैं, तो ये रहे नाइट्रोजन के मोल्स। टोटल मोल्स कितने हैं, सिर्फ सर वाटर के मोल लिख लीजिए, हमारा काम हो जाएगा जब तक कुछ मेंशन नहीं किया गया है, क्योंकि मोल्स वाटर के मैंने निकाले अभी। हमारे पास मोल्स कितने हैं वाटर के, ये रहे 55.55। ठीक है, तो वाटर के जो मोल्स हैं बच्चा वो हैं 55.55 मोल्स। ठीक है, आसान बात, वाटर के मोल्स पता है, ये निकालना है, KH पता है, पार्शियल प्रेशर नाइट्रोजन का पता है। तो चलिए करते हैं इसे सॉल्व, और मैं यहाँ करता हूँ इस तरीके से सॉल्व। तो वैल्यूज पुट करते हैं सारी। तो मेरे पास जो नंबर ऑफ मोल्स है नाइट्रोजन के बच्चा वो किसके बराबर हो जाएंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन, और मल्टीप्लाई में क्या है, मल्टीप्लाई में है हमारा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। ध्यान से देखना,
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन निकाल रहा हूं तो ये दोनों होंगे मल्टीप्लाई, डिवाइड बाय किससे करेंगे, KH, हेनरीज लॉ कांस्टेंट। अब बची सारी कैलकुलेशन और कुछ भी इसमें नहीं है। पार्शियल प्रेशर कितना है नाइट्रोजन का, ये रहा 0.987 बार, वैल्यूज पुट करते हैं। 0.987 इनटू हमें और क्या दिया है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कितने बच्चा 55.55, ठीक है, अपॉन KH कितना है, ये रहा KH, K बार में था इसे बार में लिख लिया, कितना 76.48 इंटू 10 की पावर 3। तो चलिए फटाफट करते हैं इसे सॉल्व और हमारा निकालते हैं आंसर। तो चलिए मैं करता हूं मल्टीप्लाई कैलकुलेटर से, आप खुद कर सकते हैं ट्राई से। 0.987 मल्टीप्लाई 55.5 तो ये आएगा 54 पॉइंट ऑलमोस्ट, मैं लिख लेता हूं इसे 54.78 अपॉन 76.48 ऊपर ले जाते हैं 10 की पावर 3 को तो हो गया 10 की पावर माइनस 3। तो चलिए जो मेरे पास वैल्यू आई है 54.78 इसे करते हैं डिवाइड किससे 76.48 से। तो ये जो वैल्यू आएगी बच्चा वो आएगी 0.716, कितना आएगा 0.716 इंटू 10 की पावर माइनस 3, ठीक है, आसान बात है। तो देखिए मोल्स और मिलीमोल्स में ये रहा हमारा रिलेशन, मोल्स और मिलीमोल्स में 1 मिलीमोल कितना 10 की पावर माइनस 3 मोल। तो इसको मैं और कैसा लिख सकता हूं, तो मैं इसको लिख सकता हूं प्यारे बच्चा, इसको मैं लिख सकता हूं क्या, इसको मैं लिख सकता हूं कि जो नाइट्रोजन के मिलीमोल्स की फॉर्म में लिखना है तो ये आ गया 0.716 मिलीमोल्स, ये आ गया हमारा डिजायर्ड आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से कैलकुलेशन करनी है, कैसे, पार्शियल प्रेशर P, KH हेनरीज लॉ कांस्टेंट, मोल फ्रैक्शन किसके, गैस के, वही तो सॉल्युबिलिटी बताता है। तो ये हमारा आंसर, इस तरीके से आप कर सकते हैं इसे सॉल्व, ठीक है। तो आसान बात है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, हेनरीज लॉ की कुछ लिमिटेशंस हैं, कहाँ अप्लाई करेगा कहाँ नहीं करना है। तो भाई डाइल्यूट सॉल्यूशंस की बात करें तो वहाँ ये काम जो है हमारा अप्लाई होता है। प्रेशर जो है बहुत ज़्यादा लो नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर हमारा जो है जो रिलेशन है बच्चा P इज इक्वल टू KH इंटू एक्स वो फिर वैलिड नहीं रह पाएगा। दूसरी बात है गैसेस जो है वो केमिकली रिएक्ट ना करें, जैसे अमोनिया रिएक्ट करके अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना ले, तो कुछ ऐसी गैसेस जो केमिकली रिएक्शन ना करें, ठीक है। तो ये आसान बातें हैं, आप इसे कर सकते हैं। लिमिटेशन आ गई। अब एक पॉइंट हमारा है बच्चा हेनरीज लॉ की एप्लीकेशन। तो भाई कार्बन डाइऑक्साइड जो आपका कार्बोनेटेड कोल्ड ड्रिंक्स हैं, कोल्ड ड्रिंक्स को पैक किया जाता है अंडर हाई प्रेशर, मतलब आप जब कोल्ड ड्रिंक की बोतल को खोलते हैं तो एक फिजिंग साउंड बाहर आता है, क्योंकि CO2 गैस जो है वो हाई प्रेशर में बंद किया गया था। ढक्कन को जैसे ही खोला जाएगा तो CO2 गैस सडनली बाहर आना चाहती है, तो क्योंकि बाहर का प्रेशर 1 atm है, जब उसे पैक किया गया तो प्रेशर क्या था बच्चा, ज्यादा था। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चा, ये क्या कहता है, ये है जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं, स्कूबा डाइवर्स। अब क्या होता है स्कूबा डाइवर्स, स्कूबा डाइवर कौन होते हैं, जो पानी गहरे पानी में जाएंगे कुछ अपना ब्रीथिंग सिलेंडर अपने साथ कैरी करके, ठीक है। तो ये ब्रीथिंग सिलेंडर में अगर वो क्या करें, सिर्फ नाइट्रोजन ऑक्सीजन लेकर के जाएं तो क्या होगा, तो बच्चे इसमें ये होगा कि जब वो अंडर प्रेशर वाटर जाएगा तो प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज, तो उसके ब्लड के अंदर भी जो ये गैसेस हैं वो ज़्यादा सॉल्युबल हो जाएंगी, ठीक है। और जब वो ऊपर आएगा, जब वो पानी से बाहर आएगा सरफेस पे, तो जो गैसेस उसके ब्लड में सॉल्युबल हुई थी वो सडनली बाहर नहीं आनी चाहेंगी। अब बेटा सडनली बाहर आना चाहेंगी तो उसको बहुत ज़्यादा पेन होगा और बबल्स फॉर्मेशन होगी और उसके जॉइंट्स में पेन होगा बहुत सारा। ये जो टर्म है बच्चा ये कहलाती है बेंड्स। क्या होता है बच्चा, ये इसे कहते हैं हम बेंड्स, ठीक है। इस चीज को अवॉइड करने के लिए स्कूबा डाइवर्स को क्या कहा जाता है, उनको बोला जाता है कि ये जो हमारा ब्रीथिंग सिलेंडर है इसमें कुछ अमाउंट में हीलियम के साथ इसको डाइल्यूट सॉल्यूशन को इसके अंदर ऐड किया जाता है। लगभग 11% कुछ 11.2% इसमें ऐड किया जाता है, क्योंकि हीलियम के ऊपर प्रेशर का उतना ज़्यादा डिफेक्ट नहीं आता है। तो ये जो बेंड्स वाली प्रॉब्लम है मेडिकल टर्म, इससे उसे किया जा सकता है अवॉइड, ठीक है। तो आसान बात है। नेक्स्ट एक पॉइंट है बच्चा, जो लोग हाई एल्टीट्यूड्स पे रहते हैं तो क्या होगा,
जो लोग हाई एल्टीट्यूड पे रहते हैं तो देखिए नॉर्मल ग्राउंड प्रेशर की बात करें बच्चा वो होता है 1 atm। तो यहाँ ऑक्सीजन हमें जो रिक्वायर्ड है एटमॉस्फेयर गैसेस के अंदर वो सफिशिएंट है, लेकिन जैसे जैसे प्रेशर जो है अब ऊपर हाइट्स पे जाएंगे तो प्रेशर जो है वो थोड़ा 1 atm से कम होगा। तो जो डिजोल्व्ड ऑक्सीजन की अमाउंट है बेटा, डिजोल्व्ड ऑक्सीजन की अमाउंट जो है एटमॉस्फेरिक गैसेस में वो हो जाएगी कम। तो इससे होगा हेडेक जैसी प्रॉब्लम या थिंकिंग प्रॉब्लम, और हेडेक अगर होगा, दर्द होगा, तो इसे मेडिकल टर्म में बोला गया है बच्चा अनोक्सिया। ठीक है, इसे क्या बोला गया है? एनोक्सिया। तो ये कुछ सिंपल पॉइंट्स जिसे आप पढ़ सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं इस पे एक छोटा सा क्वेश्चन जो असर्शन रीजन कभी कभी आपसे पूछा जाता है। क्या है क्वेश्चन, फटाफट लेते हैं फिर करते हैं लेक्चर को खत्म। सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। बिल्कुल सही बात इन्होंने बोली है। ये क्वेश्चन क्या कहता है? ये कहता है भाई कि असर्शन स्टेटमेंट क्या कहती है कि सॉलिबिलिटी जो गैसेस की लिक्विड में वो डिक्रीज होती है जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं। ऑब्वियस सही बात है, बिल्कुल सही लिखा है बच्चा, क्योंकि ये जो डाइसोल्यूशन प्रोसेस है, गैसेस को जब लिक्विड में डिसोल्व किया जाता है, ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो सॉलिबिलिटी कम होगी। बिल्कुल सही स्टेटमेंट। दूसरा है अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ सॉलिबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। तो अब बात करते हैं रीजन की। तो रीजन कह रहा है क्या कि जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाओगे वैसे वैसे जो हमारा सॉल्यूट है इसकी अमाउंट बढ़ेगी, सॉलिबिलिटी बढ़ेगी। बिल्कुल सही बात, वो भी सही बोल रहा है, लेकिन जो एक्सप्लेनेशन है वो ठीक नहीं है। क्योंकि रीजन अगर होता कि द डाइसोल्यूशन प्रोसेस ऑफ अ गैस इन लिक्विड इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस, तो हम बिल्कुल एग्री करते, मतलब ए और आर दोनों करेक्ट और करेक्ट एक्सप्लेनेशन। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है? ए भी करेक्ट है, आर भी करेक्ट है, बट ये जो इधर है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं हुआ बेटा। तो देखिए अगर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होगा तो दोनों स्टेटमेंट अपने आप में सही हैं, लेकिन रीजन उसके लिए सही नहीं है। तो हमारा जो यहां ऑप्शन रहेगा वो कौन सा है? ए एंड आर आर ट्रू, बट जो इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन जो है वो इससे रिलेट नहीं करता है। तो ऑप्शन बी यहां पर हमारा हो गया करेक्ट। ठीक है, तो चलिए आज के साथ हम ये अपना लेक्चर करते हैं खत्म। और जो नेक्स्ट हमारे बात हम करेंगे बच्चा, वो हमारा रहेगा किसके बारे में? वेपर प्रेशर, सॉलिबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड, रॉल्स लॉ के बारे में बात करेंगे। लेक्चर पूरा देखें और थैंक यू वेरी मच।